नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सोसाइटी ऑफ ऋग्वेद। इस टॉपिक के कंटेंट को सबसे पहले जान लेते हैं। पहला है वर्ण सिस्टम, दूसरा मैरिज एंड वुमेन, तीसरा एजुकेशन। एजुकेशन में देखेंगे कि अर्ली ऋग्वैदिक एरा में क्या एजुकेशन था और लेटर ऋग्वैदिक एरा में क्या एजुकेशन था। उसके बाद हाउस होल्डिंग, ईटिंग हैबिट्स, ड्रेस कोड, हेल्थ हाइजीन, अम्यूज़मेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो एक शॉर्ट वीडियो है। ये एंशंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सोसाइटी ऑफ ऋग्वेद, जो पहला एस्पेक्ट है वो ये कि ये वो दौर था जिसमें सोसाइटी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, उनके इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन के अनुसार कि वो किस तरह का काम करते थे। उस आधार पर सोसाइटी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। कौन कौन से थे? एक थे ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो जो टीचर और प्रीस्ट हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था ब्राह्मण। जो राजा थे या जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्हें कहा गया क्षत्रिय। जो एग्रीकल्चर थे, मर्चेंट्स थे, क्लरिक थे, बैंकर थे, उन्हें कहा गया वैश्य। और जो लेबरर थे या आर्टिस्ट थे उन्हें कहा गया शूद्र। ध्यान में रखना इस बात को। ये जो तरीका है सोसाइटी को डिवाइड करना वो था ऑक्यूपेशन के आधार पर कि वो कौन सा काम करते हैं। वर्ना सिस्टम इज नॉट कास्ट सिस्टम। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऋग्वैदिक सोसाइटी का अगला एस्पेक्ट है मैरिज एंड वुमेन। मैरिज एंड वुमेन, तो ऋग्वैदिक पीरियड में लोग जो थे पितृवादी थे, पैट्रियार्चल कैरेक्टर की फैमिली हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं का जो पोजीशन था ऋग्वैदिक पीरियड में वो बहुत ही बेहतरीन था। बताता हूँ कैसे। ये वो दौर था जहाँ पे चाइल्ड मैरिज पॉपुलर नहीं था। महिलाओं के पास इस बात की आज़ादी थी कि वो शादी कर सकती हैं या नहीं। आपने स्वयंवर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। इवन विडो मैरिज भी अलाउड था, यानी कि अपने डिसीज्ड हस्बैंड के यंगर ब्रदर से विडो शादी कर सकती हैं अगर वो चाहें तो। सिर्फ यही नहीं, जितने भी रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज़ होते हैं उन सभी सेरेमनी में हस्बैंड के साथ साथ वाइफ भी उतना ही पार्टनर बनेंगी। तो आप हिस्ट्री को जब भी पढ़ते हो तो चीज़ों को, जो डॉट्स हैं उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो आज भी आप देखते होंगे कि महिलाएं भी रिलीजियस या सोशल सेरेमनीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हैबिट हमें हमारे ऋग्वैदिक कल्चर से ही मिला है। इसके अलावा एज़ पर रूल, जैसे मैंने कहा कि पैट्रियार्चल कैरेक्टर था, तो फादर के प्रॉपर्टी पे हक तो सन का ही रहेगा, बेटे के रहेगा। लेकिन अगर उनका कोई बेटा नहीं है तो प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा वो बेटी को मिलेगा अगर वो इकलौती चाइल्ड है। और इस दौर में नॉर्मली लड़कियों की शादी 16 से 17 साल की उम्र में हो जाती थी। ऋग्वैदिक सोसाइटी का जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है एजुकेशन। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अर्ली ऋग्वैदिक एरा और लेटर ऋग्वैदिक एरा। अर्ली ऋग्वैदिक एरा में जो टीचिंग का मेथड पॉपुलर था वो था बोलकर, ओरल मेथड ऑफ टीचिंग वेर यूज्ड। और इस दौर में आर्ट ऑफ राइटिंग डज नॉट सीम टू हैव डेवलप्ड येट। ठीक है। सिर्फ यही नहीं, मैंने कहा था ना महिलाओं का पोजीशन ऋग्वैदिक एरा में बहुत ही अच्छा था। तो जो महिलाएं थीं वो भी टीचर हुआ करती थी। सिर्फ यही नहीं, उनके पास हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज भी था।
और अर्ली ऋग्वैदिक एरा में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो भजन को कंपोज करते थे, इवन वो खुद का स्कूल भी चला सकते थे। आश्रम का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। एजुकेशन में अगला है लेटर ऋग्वैदिक एरा। तो जो लेटर ऋग्वैदिक एरा था इसमें हम लोगों ने सब कुछ चौपट कर दिया। क्या चौपट किया, ध्यान से सुनो। हमने एक तरीका अपनाया जिसे कहा वर्णाश्रमा एजुकेशन। ये क्या है? ये है कि जो 3 वर्ण हैं यहीं से सोसाइटी डिवाइड होना शुरू हो गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सिर्फ उन्हीं को शिक्षा दी जाएगी, शूद्र को शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इस सेरेमनी को कहा गया उपनयन। तो जस्ट इमेजिन करो क्या हो अगर हजारों साल से समाज के एक बड़े हिस्से को एजुकेशन से दूर रखा जाए। बाकी हर चीज़ आप दे दो, बस एजुकेशन से दूर रखो। बहुत बड़ा चेंजेस सोसाइटी में देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन हो गया। इसके बाद जो अगला एस्पेक्ट है सोसाइटी का वो है, एक चीज़ मैं मिस कर गया, सॉरी। आप जब सिविल सर्विस की एग्ज़ाम दोगे या स्टेट पीसीएस की, तो आपसे कहा जाता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, तो आप कहोगे ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नातक। तो जो लेटर ऋग्वैदिक एरा था वहाँ पे एक सेरेमनी होती थी जिसे कहा जाता था स्नातकोपदेश। तो ये सेरेमनी आजकल के जो डिग्री बांटने की परंपरा है बिल्कुल वैसा ही था। इट वाज ए काइंड ऑफ कॉन्वोकेशन डिलीवर्ड टू स्टूडेंट्स। कंडीशन ये था कि अगर टीचर स्टूडेंट के साथ सेटिस्फाई है तो वह आजकल डिग्रियां देती हैं बड़े बड़े टोपी और जैकेट लगा के, तो वो कुछ इस तरह का सेरेमनी था। तो याद रखना स्नातकोपदेश। अगला एस्पेक्ट है सोसाइटी का, ऋग्वैदिक सोसाइटी का, कि ये लोग मस्ती कैसे करते थे। बोले तो अम्यूज़मेंट एंड एंटरटेनमेंट। अम्यूज़मेंट में इनके पास था म्यूज़िक, 2 माध्यम था, एक गाकर वोकल और दूसरा इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल थे 4 इंस्ट्रूमेंट है। 4 में शायद आपने एक का नाम नहीं सुना हो। पहला है वीणा, दूसरा है ड्रम, तीसरा है वाना जिसे फ्लूट भी कहते हैं, और चौथा है सिंबल। तो ये जो सिंबल है, 4 इंस्ट्रूमेंट थे, वाना जिसका मतलब बांसुरी, वीणा, ड्रम और सिंबल। सिंबल आपने देखा होगा कि शादी में जो ऑर्केस्ट्रा आता है तो 2 बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं, उसे बजाया जाता है। शादी से हिंदी में झांझ कहा जाता है। तो ये था। इवन डांस जो था वो भी कॉमन था। इस दौर में जो सबसे फेवरेट स्पोर्ट था वो था चैरियट रेस। ये फोटो में आप देख रहे होगे। और गैम्बलिंग भी किया जाता था। तो ये सब कुछ चीज़ें थी, अम्यूज़मेंट और एंटरटेनमेंट। अगर आपसे पूछ दे कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का ओरिजिन किसे माना जाता है, तो इसका आंसर है ध्रुपद, DHRUPAD, ध्रुपद। अगला एस्पेक्ट ऋग्वैदिक सोसाइटी का हेल्थ एंड हाइजीन। 3 पॉइंट्स मोटा मोटी इसमें याद रखना। इस दौर में जो सबसे कॉमन बीमारी थी वो थी एलिप्सी। बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है, एक प्रकार का ब्रेन डैमेज है। अगला हेल्थ एंड हाइजीन में अगला पॉइंट ध्यान रखना कि ये वो दौर था जहाँ पे अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक ये सब काफ़ी पॉपुलर था, कि अगर आप बीमार वगैरह हो गए तो ओझा को बुलवा लिया और झाड़ फूँक करा के आप ठीक हो गए, इस तरह की मान्यता थी। इसके अलावा ऋग्वैदिक को लोग भगवान आश्विन की पूजा किया करते थे, क्योंकि गॉड आश्विन वॉज अ ग्रेट हीलर एंड एक्सपर्ट इन सर्जिकल आर्ट। अगला एस्पेक्ट है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड में बस एक पॉइंट याद रखो,
इस दौर में मेल फीमेल क्लोथिंग में कोई खास अंतर नहीं था। तो जो अपर गारमेंट था उसे कहा जाता था उतरिया, और जो लोअर पार्ट था उसे कहा जाता था अंतरिया। उतरिया UTTARIYA, और लोअर पार्ट अंतरिया ANTARIYA। अगला एस्पेक्ट है ईटिंग हैबिट्स। सिंपल है, वीट, बार्ले, मिल्क प्रोडक्ट, कैटल मीट। सोमा और सूरा, ये दो पॉपुलर लिक्कर हुआ करता था, दारू। सोमा मदिरा हो गया और सूरा एक तरह का बियर। और लास्ट एस्पेक्ट है ऋग वैदिक सोसाइटी का हाउस होल्डिंग। तो अगर आपसे पूछ दे उस बुक का नाम बताओ जिसमें ये सिखाया जाता है कि हमें बड़ों की इज्जत की जाए, समाज में हमारा व्यवहार कैसा हो, तो नाम है गृह सूत्रा। गृह सूत्रा प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड अबाउट मोरल प्योरिटी। हाउस होल्डिंग में डेली बाथिंग एंड वॉशिंग हैंड्स एंड फीट, इसका भी जिक्र किया गया है। अगर आप अमेरिका या किसी वेस्टर्न कंट्री में जाओ, वो लोग जब घर में एंटर करते हैं तो वो लोग पैर नहीं धोते। लेकिन अगर कोई इंडियन, यहाँ पे मैं रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा, कोई इंडियन बाहर से अगर घर आता है तो वो पैर धोता है, हाथ मुंह धोता है। तो यहाँ से भी आप अपना जो कनेक्शन है ऋग वैदिक कल्चर का, उसे आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, ये मानकर कि इससे वातावरण जो है वो शुद्ध होगा। तो फ्रेंड्स, यही थे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऋग वैदिक सोसाइटी की। हमने डिस्कस किया वर्ना सिस्टम, मैरिज एंड वुमेन, एजुकेशन, अम्यूज़मेंट एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ हाइजीन, हाउस होल्डिंग, ईटिंग हैबिट्स एंड ड्रेस कोड। आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।